Good morning, student. In the last part, we discussed the vibration of the string and law of vibration of the string. Now today, there is the last question, and after that one question is there is just one of the experiment, that is सोनोमीटर. इसके बाद सोनोमीटर डिस्कस करेंगे. पहले लेकिन ध्यान दीजिए डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. तो अपने लास्ट पार्ट में देखा था कि अगर कोई स्ट्रिंग पे एक लूप फॉर्म होता है तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है. तो पहले डायग्राम बना लेते हैं डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशंस की, और इसके से जो कंक्लूजन मिलेगा वो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है. वही कंक्लूजन एज अ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. तो देखिए ध्यान दीजिए डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. तो एक काम करते हैं, वी वांट टू सी द डिफरेंट मोड ऑन द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. सेम लेंथ लेना है वायर, ओके, वायर की लेंथ लेंगे सेम, and that is the string is stretched on the two rigid support. समझो ये भी rigid support है, ये भी rigid support है, ये string यहाँ पे stretch किया, ये भी rigid support है, ये भी rigid support है, and third is that ये भी rigid support. So तीन मतलब you know that three string stretched between the two rigid support, both having the same length. सबकी length L है. सबकी लेंथ कितनी है L. Now you know right on a simplest mode में मतलब आपको पता है simplest mode में कम से कम एक लूप फॉर्म होता है. तो ये इस तरीके से एक लूप फॉर्म होगा. अब आपको पता है एक लूप कैसे फॉर्म होता है. तो आपने कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी वेव पढ़े हैं. उस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी वेव में आपने बताया कि स्टेशनरी वेव फॉर्म कैसे होता है. You know that two opposite progressive wave traveling through the same medium, they are interfere and as a result we get stationary wave. कम से कम एक लूप फॉर्म होगा. तो इसको अपन डायग्राम नंबर 1 बोल देंगे. अब तक देखिए एक लूप फॉर्म हुआ तो आपको पता है इस एंड को अपन नोड बोलेंगे, इसको बोलेंगे नोड, क्योंकि जहाँ पे वाइब्रेशन मिनिमम या जीरो होता है उसको एंड नोड कहते हैं. और एट द मिडल एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इसको बोलेंगे एंटी नोड. सेम लाइक डायग्राम ऐसे ही यहाँ पे निकालने के बीच में एग्जैक्टली इसके दो हाफ कर देंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी लूप फॉर्म होते हैं, एक हो, दो हो या तीन हो, इन सभी लूप की लेंथ सेम होती है. तो इस स्ट्रिंग पे दो लूप फॉर्म होंगे लेकिन दोनों की लेंथ कैसी होगी सेम. इसलिए मैंने बीच में क्या कर दिया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. ओके, तो यू नो दैट इन दिस वे आपको दो लूप मिलेंगे, आपको दो लूप मिलेंगे. तो डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में सेकंड डायग्राम में आपने दो लूप निकाला. चलो इसको थोड़ा लेबल कर देते हैं. क्या बोलेंगे, ये नोड है, ये नोड है, ये बीच वाला भी नोड है, और दैट्स द एंटी नोड एंड दैट्स द एंटी नोड. ओके, दैट्स द डायग्राम नंबर बी. आफ्टर दैट इन थर्ड सिंपलेस्ट मोड में एक लूप फॉर्म हुआ, इसमें दो लूप फॉर्म हुए, इसमें तीन लूप फॉर्म हो गया. अब इसको यूनिट स्ट्रिंग को मेरे को तीन सेक्शन में, तीन इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना है. तो चलो मैं इसको नियरली थ्री इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर दिया. तो यहाँ पे तीन लूप फॉर्म होंगे, थ्री लूप फॉर्म होंगे, एक, दो, तीन. ओके, तो ये हो गया आपके तीन, and all loop that having the same length. तो चलो नोड एंटी नोड दे देते हैं. नोड 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 नोड, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड. ओके, ये डायग्राम हो गए. कभी कभी ये डायग्राम भी 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है कि ड्रॉ द अवेलेबल डायग्राम फॉर द डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. अब थोड़ा सा लेबलिंग समझ लेते हैं. ठीक है, ये तो बताया मैंने पहले डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया. डेरिवेशन कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है. डेरिवेशन भी देखेंगे, लेकिन इसके नाम, इसको कौन से फ्रीक्वेंसी कहते हैं ये पहले समझ लेते हैं. तो देखिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ए क्या है और एन क्या है. पता है आपको, ए क्या है एंटी नोड और एन क्या है नोड. ओके, अगर एग्जाम में लेबल डायग्राम पूछा जाए तो नोड एंटी नोड ये लिखना, क्योंकि लेबल डायग्राम पूछता है, अदरवाइज आधा मार्क्स कट जाएगा. ठीक है, चलो इसको क्या बोलेंगे. तो सबसे पहले ये जो सिंपलेस्ट मोड है, तो आपको पता है लास्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया था सिंपलेस्ट मोड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब सबसे कम वाली फ्रीक्वेंसी,
उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। चलो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कोई दूसरा नाम है फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। क्लियर? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम वाली फ्रीक्वेंसी, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक। चलो ओके, तो मेरे को एक बार बताइए, एक लूप मतलब फर्स्ट हार्मोनिक। यहाँ पे एक लूप है ना, तो एक लूप है तो क्या बोला मैंने? फर्स्ट हार्मोनिक। यहाँ पे कितने लूप हैं? दो लूप। यहाँ पे कितने लूप हैं? दो लूप। तो इसको क्या बोलेंगे? सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे? सेकंड हार्मोनिक। ओके, अब यहाँ पे कितने लूप है? तीन लूप है, तो इसको क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी, अगेन हार्मोनिक से भी रिप्रेजेंट की जाती है, तो ओवरटोन से भी बताया जाता है। ओवरटोन, व्हाट डू यू मीन बाय ओवरटोन? तो देखिए ध्यान दीजिए, ओवरटोन कैसे काउंट करना। तो देखिए, फंडामेंटल मतलब एक लूप है, फंडामेंटल मतलब एक लूप है। चलो, ओवरटोन मतलब क्या होता है कि यू नो दैट फंडामेंटल को छोड़ के जितने लूप है उसको अपन बोलेंगे ओवरटोन। अब देखिए यहाँ पे एक ही लूप है, मतलब फंडामेंटल है, फंडामेंटल को छोड़ के कोई है क्या? नहीं, मतलब ओवरटोन नहीं होगा। इस डायग्राम में देखते हैं दो लूप है। चलो, इसको एक लूप को मैं क्या समझ लेता हूँ? फंडामेंटल। तो ये फंडामेंटल हो गया, तो इसको छोड़ दो, कितना लूप बचा है? एक लूप। इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। चलो, यहाँ पे देखो थर्ड डायग्राम में कितने लूप है? एक दो तीन, मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। तो एक लूप को मैं फंडामेंटल समझ लेता हूँ, एक लूप को फंडामेंटल समझा, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ने के बाद कितने लूप बचे? दो। कितने बचे? दो। तो इसको बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। क्या बोलेंगे? सेकंड ओवरटोन। ओके, क्लियर? तो ये हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। इसमें दो लूप है, सेकंड हार्मोनिक, तीन लूप है, थर्ड हार्मोनिक, दो लूप है तो एक फंडामेंटल, एक फंडामेंटल को छोड़ के एक लूप है तो ओवरटोन, एंड तीन लूप है, इसको फंडामेंटल समझो तो इसको छोड़ दो तो दो लूप बचे, सेकंड लूप। अब इसका डेरिवेशन लेना है तो एक काम कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। आफ्टर दैट वन बाय वन, क्योंकि डेरिवेशन बड़ा है इसलिए मेरे को डायग्राम निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मैं बता दूंगा, ठीक है, वन बाय वन। ओके, तो ये निकाल लीजिए। तो डायग्राम के लिए 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है या इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी। चलो मैं इसको निकाल देता हूँ, अब इसका एक शॉर्ट ले लो। लुक एट इट। अब मैं इसको निकाल देता हूँ, यहाँ पे डेरिवेशन सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिए। चलो, यू नो डेट इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं आपको पहले, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, अगर डेरिवेशन पूछा जाए तो लिखना पड़ेगा। तो लुक एट इट, ध्यान दीजिए। तो लेट अस कंसीडर द स्ट्रिंग दैट हैविंग द लेंथ L stretched between the two rigid support, stretched between the two rigid support, and one thing is remember, जहाँ पे भी rigid support है आप देख लीजिए वहां पे नोड प्रोड्यूस हुआ है। तो यू नो डेट हम बोल सकते हैं नोड इज ऑलवेज बी प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। क्या बोल सकते हैं? नोड इज ऑलवेज बी प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो L द लेंथ ऑफ वायर है जिसको अपन ने लिया है और उसको अपन ने स्ट्रेच किया बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। ओके, तो एक काम करते हैं, यू नो डेट यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो एक काम करते हैं, ये तो बता दिया अपन ने, अपनी एक्सप्लेनेशन में कुछ ज्यादा है नहीं, बस इतना ही बताना है कि लेट अस कंसीडर द स्ट्रिंग having the length L is stretched between the two rigid support and node is always be produced at the both the end of the string, and string is vibrated with the different mode, that is the simplest mode and that। चलो पहला मोड देखते हैं। in case
ए, इन केस ए केस में क्या होगा? तो देखिए इन केस ए केस में यू नो दैट वन लूप इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन, वन लूप इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन, ठीक है, वन लूप फॉर्म ऑन द स्क्रीन, ओके। कितने नोड कितने एंटी नोड है वो बता दो, नंबर ऑफ नोड्स आर 2 एंड एंटी नोड इज 1, तो यू नो दैट 2 node and 1 antinode are formed, 2 node and 1 antinode are formed, ठीक है। now you know that lambda 1, तो lambda बोलेंगे, lambda और n क्या बता देंगे, तो lambda भी तो वेवलेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्क्रीन, ठीक है, वेवलेंथ of vibrating screen, ओके। एन क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पहले वाली क्या है ना, इसलिए पहले वाली क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्रीन, या वाइब्रेटिंग स्क्रीन लेके तो भी चलेगा। चलो एक काम करते हैं, क्या होगा आपको बताया, फ्रीक्वेंसी निकालना है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू एन लैम्डा, दैट इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ वेव, n इज इक्वल टू V बाय लैम्डा, ठीक है। चलो बट आपको एक काम करते हैं, इससे पहले थोड़ा सा एक काम कर लेते, लेंथ ऑफ वन लूप, लेंथ ऑफ वन लूप, लेंथ ऑफ वन लूप कितना होगा? तो आपको पता है एक लूप का लेंथ कितना होगा, देखिए आपको पता है 2 लूप मतलब एक वेव होता है, देखिए 2 लूप है दैट मींस एक वेव, वन वेव, तो आपको पता है वन वेव का लेंथ कितना होता है, लैम्डा, वन वेव लेंथ कितना होता है, लैम्डा। तो यहाँ पे एक लूप है, एक लूप का लेंथ कितना होगा, लैम्डा बाय 2, कितना होगा, लैम्डा बाय 2, एंड लैम्डा बाय 2 इज मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एल, क्योंकि इतने ही लेंथ को एल बोला है और इतना ही लेंथ कितना होगा, लैम्डा बाय 2 होगा, इसको बोलेंगे एल। सो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इधर जाएगा तो ट्वाइस है, हो गया। नाउ एक काम करते हैं, v इज इक्वल टू n लैम्डा, जनरल फार्मूला ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, क्या निकालना है, n v अपॉन लैम्डा, है ना, n निकालना है तो लैम्डा डिवाइड में मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, ओके। जस्ट लुक एट हियर, v अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस है, तो लिख दिया ट्वाइस है। आपको पता है बट v इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसफर वेव, क्योंकि वेलोसिटी कौन से वेव की है, ट्रांसफॉर्मेशनल वेव है ना, तो ट्रांसफर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, t by m, आपको पता है t मींस टेंशन एंड m मींस मास पर यूनिट लेंथ, तो दिस वैल्यू वी कैन पुट नाउ हियर, रूट t by m डिवाइडेड बाय ट्वाइस है, तो n इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ट्वाइस l अंडर रूट t by m, तो ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1, और इसी को कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनी, क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनी। तो लिख लीजिए, बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके, ये तो मैंने पहले भी निकाल के दिया था, ये फॉर्मूला करवा के दिया था मैंने, ठीक है, एक लूप वाला मैंने सॉल्व करवा के दिया था इसके लास्ट वाले पीरियड में, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलो तो इसको अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं, बाजू में n का मतलब कितना आया, 1/2, ये तो दिखेगा नहीं इधर, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या है, n इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट t by m, ये पहला इक्वेशन है, क्योंकि मैं निकाल दूंगा, मेरे को पता होना चाहिए, इसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। चलो आते हैं सेकंड केस में, बी मतलब सेकंड डायग्राम। अब देखिए सेकंड डायग्राम में मेरे को बताइए नंबर ऑफ लूप कितने, 2, तो यू नो दैट वन लूप आर फॉर्म की जगह क्या लेंगे, 2 लूप आर फॉर्म ऑन द स्क्रीन, ओके। कितने नोड, कितने एंटी नोड है, 1 2 3 नोड है, 2 एंटी नोड, 3 नोड एंड 2
एंटी नोड I'll form, ठीक है। अब इसको मैंने लैम्बडा बोला था, इसको बोलूंगा 1 1। You know that lambda 1 is the wavelength of the vibrating string and n1 is the fundamental frequency of the vibrating string, ठीक है। पहले लैम्बडा था n था, अब मैंने लैम्बडा 1 n1 दिया। चलो लेंथ ऑफ वन लूप कितना होगा, तो आपको पता है लेंथ ऑफ वन लूप हमेशा लैम्बडा बाय 2 होता है। एक लूप की लेंथ कितनी होती है, 2 लूप मतलब 1 लैम्बडा ना, तो एक लूप मतलब लैम्बडा बाय 2। लेकिन यहाँ पे एक लूप की लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे इतनी लेंथ L थी, तो यहाँ पे इतनी लेंथ कितनी हो गई, ये L बाय 2 होगी ना, कितनी होगी L बाय 2। एक काम करते यहाँ पे लिखेंगे L बाय 2। तो अगर मैंने L बाय 2 किया तो यहाँ पे कितना होगा, देखिए 2 2 कट जाएगा, तो लैम्बडा 1 इज इक्वल टू L, कितना मिला, लैम्बडा 1 इज इक्वल टू L। लेंथ ऑफ वन लूप लैम्बडा बाय 2 एंड L बाय 2, क्योंकि यहाँ पे लंबी वाली जो स्ट्रिंग थी ना, इसके 2 पार्ट में ना, इज डिवाइडेड टू लूप, मतलब इट इज डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 3 लूप है तो डिवाइडेड बाय 3, और 4 होते तो डिवाइडेड बाय 4। ओके चलो, तो फॉर्मूला वही है सब कुछ, सिर्फ लैम्बडा की जगह पे क्या डालना है, L, बस v की वैल्यू ये डालेंगे, यहाँ पे मिलेगा ये। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे आएगा, अब देखिए इसको लिखेंगे n इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/L √T/m, हाँ लिख सकता हूँ। लेकिन ये फॉर्मूला मैंने इस टर्म में लिखना है, इसके समान, मतलब मेरे को चाहिए 1/π/, क्या चाहिए, यहाँ पे 1/π ना फंडामेंटल, तो यहाँ पे भी मेरे को 1/π चाहिए। तो मैं एक काम कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 2। तो आपका फॉर्मूला होगा n इज इक्वल टू, ठीक है, 2 × 1 2/2L √T/m, बस यही फॉर्मूला है। अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे जो इतना पोर्शन है कि इसी को अपन n बोल से लिख लीजिए, n मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अरे ये 2 को अगर मैं बाजू में रख दूं तो 1/π/L √T/m होगा ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सब मैं इसको 1 1 लिखना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 कितना हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू ट्वाइस L, क्योंकि जिसको मैंने सर्कल किया थोड़ा सा, ओके, दैट इज द n, दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 2 को छोड़ दो, 2 आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने को यहाँ पे ये इक्वेशन मिलेगा, जिसको अपन इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। और इक्वेशन नंबर 2 मतलब क्या, आपको इसको मैंने बोला था सेकंड हार्मोनिक, इसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, सेकंड हार्मोनिक, और इसी को बोलेंगे फर्स्ट ओवर, क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवर। तो लिख लीजिए, बस एक केस आनी चाहिए, एक केस आ गए तो उसी को थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ ये पहले केस में 1 लूप है, इसमें 2 लूप है, इसके लिए 3 लूप है। तो जैसा इसके लिए इक्वेशन निकालेंगे वैसा ही इसके लिए वैसा इसके लिए निकालेंगे, इसके नंबर ऑफ लूप बदलेंगे और थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। ओके चलो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए ध्यान दीजिए, कैसे से इक्वेशन नंबर 3 निकालेंगे। केस 3 इस केस पे आते हैं। अब देखिए इस केस में नंबर ऑफ लूप कितने, 3, तो क्या लिखेंगे, 3 लूप्स आर फॉर्म ऑन द स्ट्रिंग। कितने नोड, कितने एंटी नोड है, 1 2 3 4 नोड है, ओके, 4 नोड एंड 3 एंटी नोड आर फॉर्म। चलो इसको क्या करेंगे, अभी 2 2 कर देंगे। इसके पहले वाले केस में लैम्बडा 1 n1 बोला था ना, यहाँ पे अपन बोलेंगे लैम्बडा 2 n2। चलो लेंथ ऑफ वन लूप निकालेंगे कितने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें गलत नहीं होने का, इसमें गलत होगा तो डेरिवेशन गलत होगा। एक लूप की लेंथ कितनी होती है, जनरली लैम्बडा बाय 2। अब तीनों केस में यहाँ पे मैंने लैम्बडा बाय 2 लिखा है, हाँ, लेकिन पहले केस में L, यहाँ पे L 2 लूप में डिवाइड इक्वल, इसलिए L बाय 2। यहाँ पे L कितने लूप में डिवाइड हुई, 3, इसलिए इसको क्या मिलेंगे, L बाय 3। तो मैं बताओ लैम्बडा 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 ऊपर जाएगा, ट्वाइस L बाय 3, कितनी हुई, ट्वाइस L बाय 3। बस अब वैसा ही सेम नाउ V इज इक्वल टू n लैम्बडा एंड 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 V। मेरे को एक बात बताइए, चलो लैम्बडा 2 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस L बाय 3, ओके, कितना होगा देखो, n2 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा, ट्वाइस V बाय ट्वाइस L बचेगा, ओके, एंड
आपको पता है थ्राइस है तो थ्राइस, v की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, v मतलब होता है √t/m डिवाइडेड बाय ट्वाइस है। ओके, तो इसको क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, n2 इज इक्वल टू 3/2 √t/m, हाँ लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, यू नो दैट ये जो फॉर्मूला आया इसमें फिर से मैं एक काम करता हूँ, 3 लिखो या 3 × 1 लिखो, मतलब है कि है ना 3 × 1, तो इसको मैं कवर कर लेता हूँ। क्या हुआ ये 1/2 √t/m, 1/2 √t/m, इसका मतलब होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किससे निकालते हैं, n से निकालते हैं, n से। तो इसको लिखूंगा मैं n2 इज इक्वल टू थ्राइस, 3 है तो 3 एंड दैट कवर्ड बाय n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज योर फॉर्मूला नंबर 3, इसको बोल सकते हैं 3। और इसको कौन सा हार्मोनिक बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड फोर्थ। तो यू नो दैट अपन ऐसा एक लाइन लिख सकते हैं नीचे कि इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक। अब देखिए ये जो तीनों इक्वेशन अपन ने निकाले, पहला था ये, दूसरा था n1 इज इक्वल टू ट्वाइस n, तीसरा था n2 इज इक्वल टू थ्राइस n। तो मेरे को एक बात बताइए, क्या अगर अपन बोलेंगे इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर इन तीनों को इक्वेट कर दिया जाए, इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो क्या आपको रिजल्ट ऐसा मिलेगा, n is to n1 is to n3 n2 is equal to what, here is 1, here is 2, here is 3, क्या हुआ, n is to n1 is to n2 is equal to 1 is to 2 is to 3, मतलब when the string is vibrate with the simplest mode, different mode, then all harmonic are present, first harmonic, second harmonic, third harmonic। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी स्क्रीन वाइब्रेट होगी तो सभी हार्मोनिक प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्लियर। और इसका एक जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हैं, कैसा, अब देखो एक लूप था तो 1n आया n, 2 लूप है तो ट्वाइस n आया, 3 लूप है तो 3n आएगा, 4 लूप होते तो 4n आता, 5 लूप होते तो 5n आता। इसलिए एक जनरल फॉर्मूला बनाता हूं मैं, n इज इक्वल टू np इज इक्वल टू Pn। अब तुम बोलोगे सर Np इज इक्वल टू Pn क्या है, P इज अ नंबर ऑफ लूप, P फॉर नंबर ऑफ लूप एंड Np का मतलब फ्रीक्वेंसी फॉर सच नंबर ऑफ लूप, जो भी नंबर ऑफ लूप दिया होगा ना उसके लिए फ्रीक्वेंसी फॉर सच नंबर ऑफ लूप, तो ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, नीट में क्वेश्चन, नीट और जेईई में इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि अगर स्ट्रिंग इतने इतने फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगी, मतलब इतने हार्मोनिक इतने ओवरटोन से वाइब्रेट होगी, तो कितने नोड कितने एंटी नोड होंगे। तो इसमें अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे गिनते बैठने का नहीं, अपन बता सकते हैं कि 1 मिनट, फर्स्ट हार्मोनिक है, एक लूप है, तो जब एक लूप होता है तो एक ही एंटी नोड होता है, 2 नोड होते हैं। अब किसी ने बोला कि इफ द स्ट्रिंग इज वाइब्रेट विद द 10th हार्मोनिक, 10th हार्मोनिक है तो कितने नोड कितने एंटी नोड है, तो 10th हार्मोनिक से वाइब्रेट होगा तो 10 एंटी नोड होंगे और 11 नोड होंगे, कितने होंगे 11, एक से ज्यादा नोड, जितना हार्मोनिक उतने एंटी नोड, जितना हार्मोनिक उससे एक से ज्यादा नोड, क्लियर, ठीक है। वैसे ओवरटोन, तो जब भी ओवरटोन पूछेगा तो ओवरटोन को हार्मोनिक में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। जितना ओवरटोन होता है, जितना ओवरटोन होता है उससे एक से ज्यादा हार्मोनिक होता है। जैसे किसी ने बोला स्ट्रिंग इज वाइब्रेट विद द 10th ओवरटोन, 10th ओवरटोन का मतलब क्या होगा 11th हार्मोनिक, और 11th हार्मोनिक है तो 11 एंटी नोड और 12 नोड, 11 से एक से ज्यादा। तो ये लॉजिक है, इस लॉजिक से अपन कितने भी फ्रीक्वेंसी से स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है, अपने को नोड बोल ओवरटोन पूछे या हार्मोनिक बोले, आप नोड एंड एंटी नोड सेकंडों में निकाल सकते हैं। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग इन इंटरेस्ट एग्जामिनेशन। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद का सेक्शन सोनोमीटर, ये थ्योरेटिकल है, कल हम सोनोमीटर डिस्कस करेंगे। ओके।